क्या ऐसा हो सकता है कि किसी जज की विरासत उनके सबसे बड़े पद पर बैठने से पहले ही बननी शुरू हो जाए? आज हम बात करने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत की, उनके फैसलों की, उनकी सोच की, जो बहुत जल्द भारत के अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। 24 नवंबर 2025 ये तारीख नोट कर लीजिए। इसी दिन जस्टिस सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाले हैं और इसीलिए उनके न्यायिक फैसलों को, उनकी सोच को समझना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जस्टिस सूर्यकांत आखिर हैं कौन, उनके फैसले उनके बारे में क्या कहते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर उनके करियर पर एक नज़र डाले तो एक बहुत ही प्रभावशाली सफ़र दिखता है। महज 38 साल की उम्र में हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बनना और फिर वहां से देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचना, उनका तजुर्बा जाहिर है बहुत बड़ा है। अब उनके कई फैसलों के केंद्र में एक बुनियादी टकराव देखने को मिलता है, सरकार की ताकत और एक आम नागरिक के अधिकार के बीच का टकराव। तो देखते हैं कि इस नाजुक संतुलन को उन्होंने कैसे साधा है। पेगासस स्पाईवेयर वाला मामला तो याद ही होगा, वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण था। देखिए, एक तरफ सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील थी और दूसरी तरफ थी प्रेस की आज़ादी, जो किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद होती है, और वही दांव पर लगी थी। और इसी मामले में उनकी बेंच ने वो ऐतिहासिक बात कही कि सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम लेकर अदालत को मूक दर्शक नहीं बनाया जा सकता। ये एक बिल्कुल साफ संदेश था कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अब बात करते हैं एक ऐसे कानून की जो दशकों से विवादों में रहा है, सेडिशन यानी राजद्रोह। यह अंग्रेजों के जमाने का कानून है और इस पर अक्सर असहमति की आवाजों को दबाने के आरोप लगते रहे हैं। तो जब ये मामला सामने आया तो जस्टिस कांत की बेंच ने एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाया। उन्होंने इस कानून के इस्तेमाल पर ही रोक लगा दी। साफ कह दिया कि कोई नई एफआईआर नहीं होगी, कोई नया मुकदमा नहीं चलेगा, जब तक सरकार इस पर फिर से सोच विचार नहीं कर लेती। ये न्यायपालिका की तरफ से एक बहुत ही पावरफुल मूव था। लेकिन जस्टिस कांत को सिर्फ सरकार की शक्ति पर लगाम लगाने के लिए ही नहीं जाना जाता। उनका रिकॉर्ड देखें तो सामाजिक न्याय और हाशिए पर मौजूद समुदायों के हक में दिए गए फैसलों से भी भरा पड़ा है। जरा ये आंकड़ा देखिए, शायद आपको भी हैरानी हो। 1962 से लेकर आज तक दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एक भी महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी, एक भी नहीं, जीरो। ये एक ऐसा चौंकाने वाला असंतुलन था जिस पर जस्टिस कांत की नजर पड़ी। तो उनकी बेंच ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही सीधा लेकिन क्रांतिकारी फैसला सुनाया। बार एसोसिएशन चुनावों में महिला वकीलों के लिए आरक्षण का आदेश दिया, भले ही एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर। यह दशकों से चले आ रहे स्टेटस को तोड़ने की एक सीधी कोशिश थी। याद कीजिए, जब किसान आंदोलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, उस वक्त जस्टिस कांत का अप्रोच टकराव का नहीं बल्कि बातचीत का था। उन्होंने डायलॉग की वकालत की, किसानों को सीधे कोर्ट में सुना और यहाँ तक कि मानवीय आधार पर दखल भी दिया। उनका पूरा फोकस टेंशन को कम करने पर था। देखिए, जस्टिस कांत के कई फैसले सिर्फ किसी एक केस को निपटाने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वो हमारे राजनीतिक और न्यायिक सिस्टम के काम करने के तरीके को बेहतर बनाने की भी एक कोशिश होते हैं। एनसीपी पार्टी में जो टूट हुई थी, उस उलझन को ही ले लीजिए। 2 गुट एक ही नाम और एक ही चुनाव चिन्ह पर दावा कर रहे थे। ऐसे में जस्टिस कांत की बेंच ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई। उन्होंने एक ऐसा अंतरिम समाधान निकाला जिससे दोनों गुट चुनाव लड़ सकें, जब तक कि आखिरी फैसला नहीं आ जाता। और हाँ, जब बात संस्थानों को जवाबदेह ठहराने की आती है तो वो बिल्कुल पीछे नहीं हटते। सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर सुनवाई करते हुए उन्होंने ये तीखा सवाल पूछा था। ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये इस बात को पक्का करने की कोशिश है कि हमारा सिस्टम ठीक से काम करे। और उनकी नज़र सिर्फ दूसरे संस्थानों पर नहीं है, बल्कि खुद जुडिशरी पर भी है। उन्होंने कई बार हाईकोर्ट के जजों के लिए एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम की वकालत की है। ये एक ऐसा विचार है जो दिखाता है कि वो न्यायपालिका के अंदर भी जवाबदेही को कितना ज़रूरी मानते हैं। चलिए, अब एक बिल्कुल मॉडर्न चुनौती की बात करते हैं। ये जो डिजिटल दुनिया है, ये अपने साथ नए तरह के अपराध और नए कानूनी सवाल लेकर आई है, और जस्टिस कांत की बेंच इन मुद्दों से सीधे सीधे निपट रही है। पूरे 1 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम एक 73 ईयर की महिला से डिजिटल अरेस्ट स्कैम में ठग ली गई थी। ये एक बहुत ही भयानक कहानी है
और ऐसी ही घटनाओं ने जस्टिस कांत की बेंच का ध्यान इस बढ़ते हुए खतरे की तरफ खींचा। फिर एक इंडियाज गॉट लेटेंट वाला विवाद हुआ था। उसमें जस्टिस कांत के बेंच ने यूट्यूबर्स को गंदी और विकृत भाषा इस्तेमाल करने के लिए बहुत सख्त फटकार लगाई थी। ये दिखाता है कि वो ऑनलाइन दुनिया के बेलगाम कंटेंट पर भी लगाम कसना चाहते हैं। लेकिन बात सिर्फ सख्त शब्दों तक ही नहीं रुकी, उन्होंने एक्शन भी लिया। कॉमेडियंस को कोर्ट में बुलाया गया, विकलांगों पर मजाक के लिए पब्लिक में माफी मांगने का आदेश दिया गया और एक बहुत जरूरी कानूनी सिद्धांत तय किया गया कि बोलने की आज़ादी यानी आर्टिकल 19 किसी की जिंदगी के अधिकार यानी आर्टिकल 21 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इन सारे फैसलों को एक साथ रखकर देखें तो एक तस्वीर उभरती है, एक ऐसे जज की तस्वीर जो संतुलन, जवाबदेही और इंसाफ की बहुत परवाह करता है। तो आखिर कौन है वो शख्स जो जल्द ही देश की सबसे बड़ी अदालत को लीड करने वाले हैं? जो वकील उनके कोर्ट में पेश हो चुके हैं वो बताते हैं कि वो एक ऐसे जज हैं जो हर पक्ष को बड़े धैर्य से सुनते हैं, जो युवा और झिझकने वाले वकीलों को भी बहस करने के लिए बढ़ावा देते हैं और जो कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके विवाद आपसी सहमति से सुलझ जाएं। सबसे बढ़कर वो एक आज़ाद न्यायपालिका के बहुत बड़े समर्थक हैं। शायद उनकी सोच को कोई भी चीज़ इससे बेहतर नहीं बता सकती जो बात उन्होंने अपने साथी जजों से कही थी। उन्होंने कहा था, हर रात तकिए पर सिर रखने से पहले खुद से एक सवाल पूछें, आज मुझ पर जनता का कितना पैसा खर्च हुआ? क्या मैंने उस भरोसे को चुकाया है जो समाज ने मुझ पर रखा है? ये सार्वजनिक सेवा के प्रति एक गहरी निजी जिम्मेदारी की भावना को दिखाता है। तो सरकार की ताकत पर लगाम लगाने से लेकर डिजिटल दुनिया के नए नए मसलों तक जस्टिस सूर्यकांत ने एक गहरी छाप तो छोड़ ही दी है। लेकिन अब जब वो भारत के चीफ जस्टिस बनने की तैयारी कर रहे हैं तो असली सवाल ये है कि उनकी आखिरी विरासत क्या होगी। क्या उन्हें एक रिफॉर्मर के तौर पर याद किया जाएगा, एक संरक्षक के तौर पर, या फिर कुछ और? इसका जवाब तो